हेडिंग डालेंगे पंचकर्म। जब हम पंचकर्म पढ़ रहे होंगे ना, तो हमारे चरक सूत्र 13 से लेकर 16 तक, हमारा चरक सिद्धि स्थान जिसमें करीब 12 चैप्टर है, हमारा भागवत का पोर्शन जहाँ पर के पंचकर्म का वर्णन दिया हुआ है, हमारा सुश्रुत का पोर्शन, तो अन्य जितने भी आचार्य हैं वो सभी यहाँ पर इंक्लूड कर लिए जाएंगे। किसी भी चीज़ को आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जहाँ और इसी के साथ में चरक के ये चैप्टर भी आपको संहिता से पढ़ा दूंगा, परिस्थिति के अनुसार कि जब जरूरत पड़ेगी तब मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं पंचकर्म से। तो हम लोग जानते हैं कि पंचकर्म में सबसे पहले क्या आता है? पंचकर्म में सबसे पहले आता है पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में हम लोग दो चीजें रखते हैं, स्नेहन और स्वेदन, क्योंकि पंचकर्म एक तरह की शोधन चिकित्सा है जिसमें कि हम दोषों को शरीर से बाहर निकालकर शरीर को निरोगी बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस शोधन में ये दो कर्म जो है हेल्प करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो शोधन नहीं करते हैं, ना दोषों को बाहर निकालते हैं, पर हेल्प करते हैं दोषों को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि अक्सर जो दो चीजें होती हैं आप लोगों ने देखी होंगी, एक ये वाली होती है और एक ये वाली चीज होती है। ये लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए, लोगों के दिलों से उनका फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अवसाद निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, पर डायरेक्ट तो नहीं निकालती है। ये दो चीज समझ रहे हो ना आप लोग? ये डायरेक्ट तो नहीं टेंशन हमारी रिमूव करती है, पर दो लोग अगर बैठ जाए इनको लेके तो बहुत कुछ बाहर निकाल देती हैं, हेल्प करती हैं। इनको एक तरह का पूर्व कर्म ही समझ सकते हैं हम लोग। समझ रहे हैं आप लोग? इसी प्रकार से स्नेह स्वेदन क्या है? पूर्व कर्म है। लेकिन ध्यान रखेंगे डलहड़ ने, आचार्य डलहड़ ने स्नेहन स्वेदन के अतिरिक्त पाचन, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है नोट्स में, आपको स्नेहन स्वेदन पूरा लिखना है। पाचन को भी जोड़ा और कहा कि आम इत्यादि का पाचन कराना भी शोधन से पूर्व पूर्व कर्म ही है, ये भी हेल्प करता है, ऐसा आचार्य डलन बोलते हैं। और फिर एक आचार्य और है आयुर्वेद प्रकाश, मुख्य आयुर्वेद प्रकाश, इसमें बोलते हैं स्नेहन स्वेदन और एक है पाचन, इन तीनों को वो पूर्व कर्म ना मानते हुए पंचकर्म में ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन 2018 के ओलंपियाड में पूछा गया, एक एग्जाम कराया था किसी संस्था ने पूरे इंडिया में, वहां पे क्वेश्चन डाला गया था कि पंचकर्म में पाचन किसने माना है। आंसर क्या था? आयुर्वेद प्रकाश। अभी तक किसी एनटी के एग्जाम में नहीं आया है, यही पीजीटी के एग्जाम में नहीं आया, उस ओलंपियाड में आया था, तो मैंने यहाँ बता दिया आपको। मुझे आप बताओ, अब हम यहाँ से आगे चल सकते हैं? बताइए, आगे चल सकते हैं क्या हम लोग? जी सर। एक चीज और लिख लेंगे कि चरक सूत्र 22 जो क्लास में फिलहाल पढ़े थे अभी, तो वहां पर जो षड्विध उपक्रम वाला जो प्रकरण आया हुआ है उसमें स्नेहन स्वेदन को रखा है। कोई बताएगा कि जो 6 उपक्रम हैं, जो 6 चिकित्सा की विधियां हैं आचार्य चरक के अनुसार, उसमें स्नेहन स्वेदन के अलावा अतिरिक्त 4 और कौन कौन हैं? होमन विरेचन दीपन पाचन। नहीं, आप 10 लंघन कर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ षड्विध उपक्रम की। इसमें बताओ मुझे। किसी को नहीं पता है सीरियसली? दीपन पाचन और लंघन। ओहो, ये तो गड़बड़ है। श्रुति आपको पता है? हाँ, वो स्तंभन का एक हाँ हाँ, और वेरी गुड। रंगन करना, रुक्षण, स्तंभ, स्तंभ रुक्षण, वेरी गुड। रुक्षण। ठीक है, हाँ। लंघन, वेरी गुड, ठीक है।
तो ये 6 उपक्रम बताएँ जिसमें से इसने स्वेदन को इंक्लूड किया है। तो अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि षड्विध उपक्रम में क्या इसने स्वेदन माना? बिल्कुल माना है। अच्छा, चरक ने माना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी में हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, षड्विध उपक्रम आता ही आता है यहाँ से, तो ये बात हमें याद रहेगी। ठीक, अब हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं कहानी। किसकी कहानी शुरू करते हैं यहाँ से? स्नेहन कर्म की। हेडिंग डालेंगे स्नेहन कर्म। बॉस एक बार थोड़ा सा पीडीएफ ऊपर 1 मिनट ले जाएंगे क्या, 1 सेकंड के लिए? और ऊपर इससे इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, यही है सब। ठीक है बॉस। स्नेहन कर्म में सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखें। तो आचार्य कह रहे हैं स्नेहन स्नेहन स्नेह विषयंद मार्दव कारकम। स्नेहन क्या है? ये स्नेहन की परिभाषा जब भी क्वेश्चन आता है टिप्पणी की फॉर्म में आए, 5 नंबर में आए, 2 नंबर में, हमें ये परिभाषा जरूर याद रखनी है। स्नेहन क्या करता है? स्नेह विषयंद मार्दव क्लेद कारकम। विषयंदन करता है, मार्दव यानी श्वास लाता है, क्लेद उत्पन्न करता है ना? ये जलीयांश को शरीर में बढ़ाता है, एक क्लेदता उत्पन्न करता है, मॉइस्चराइजेशन, ठीक है, मॉइस्चर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें हमें याद रखनी है। श्लोक इसका हिंदी याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। स्नेह स्नेहन कर रहा है, विषयंदन कर रहा है, मृदुता ला रहा है, मार्दव और क्लेदता उत्पन्न कर रहा है। इन चारों कामों को करने वाला स्नेहन होता है। यहाँ पर इनकी परिभाषा है। फिर इसमें 9 गुण की बात आई है। 9 गुण कौन कौन से 9 गुण होते हैं जो कि स्नेहन कर्म में इसकी हेल्प करते हैं? तो है द्रव, सूक्ष्म, सरल, स्निग्ध, विक्षिप्त, शीतल, मंद, मृदु। अब यहाँ से देखो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैं आपको बता तो नहीं सकता खुल के, पर आपको थोड़ा अगर ध्यान से अलर्ट होकर बैठोगे तो समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बोलूंगा कुछ नहीं क्योंकि चीजें रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। जब मैं ऑफलाइन पढ़ा था तो अलग बात थी। ये सभी जो गुण होते हैं वो क्या करने वाले होते हैं? स्नेहन करने वाले होते हैं। स्नेहन करने वाले होते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था ना, जब हम अगर षड्विध उपक्रम का क्वेश्चन आ जाता है तब भी हेल्प करता है पूरे चार्ट गुण वाला ना। आप पहले परिभाषा लिखोगे, फिर उसके गुण धर्म लिखोगे, फिर इसका विभाजन करोगे तो आराम से पेज भरते चले जाते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो वहाँ भी काम आएगा ये। स्नेहन करने वाले होते हैं, ठीक है। इन 9 गुणों को हम कैसे याद रखेंगे, हमें ये देखना है। हमें एक ट्रिक याद रखनी है कि मृदुल सर या गुरु कुछ भी कह लो, मसी लेकर, मैं यहाँ तो ट्रिक बदल रहा हूँ, पहले मैं मसी नहीं बोलता था लेकिन यहाँ पे नहीं बोल सकता तो मैं मसी बोल रहा हूँ। आप ऐसे ही लिख लेना इसको कि मृदुल सर या गुरु मसी लेकर शूद्र स्नेहा के पीछे पड़े, ठीक है। इसको हमें ध्यान रखना है। अब आप इसको देख सकते हैं, मृदु सर कौशिका का रिक्वेस्ट अप्रूव कर लीजिए। क्या करे बेटा? तो क्लास ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करी तो अप्रूव हो गया उसकी।
ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप लोगों ने लिख ली होगी ऐसी मेरी आप लोगों से उम्मीद है कि आप लिख चुके होंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ उसको। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसके बाद बात करेंगे स्नेहन की योनि। स्नेहन की योनि। जब भी योनि की बात होती है, इसका सीधा मतलब होता है उत्पत्ति से, ओरिजिन से। ये हमें याद रखना है। ये कोई स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, उत्पत्ति के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ बात करेंगे स्नेहन की योनि क्या है, स्नेहन कैसे हमारे पास आता है। दो तरीकों से हमें प्राप्त हो सकता है, एक तो स्थावर प्लांट ओरिजिन या जांगम एनिमल ओरिजिन। तो जो तिल है उसकी महिमा आचार्य गाते हैं और उसे स्ट्रेट बताते हैं। ये क्वेश्चन है और आपको आता भी है, सरल क्वेश्चन है कि कौन सा तेल, स्थावर तेल श्रेष्ठ है, तो तिल तेल श्रेष्ठ है। वो भी किस फॉर्म में है, स्नेहन करने के लिए और बलार्थ बल बढ़ाने के लिए ये श्रेष्ठ है तिल तेल। यहाँ पे आगे बोलते हैं कि यदि एरंड तेल का क्या काम है यहाँ पे, तो एरंड तेल भी श्रेष्ठ है, एरंड तेल भी श्रेष्ठ है, पर किसके लिए, विरेचन करने के लिए, विरेचनार्थ। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप याद रखिएगा। ये सब तो जानते हो ना, एरंड का तेल हमेशा कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है, उसमें रटने वाली कोई बात है नहीं। तिल तेल की मालिश वगैरह की जाती है, बलार्थ की जाती है, सब आपको पता है। ये सरसों का तेल बहुत बाद में प्रचलन हो गया इंडिया में, वरना सारे काम तिल तेल से पहले किए जाते थे, और सरसों के तेल के बाद ये सब चीज़ें। अब तो रिफाइंड पे चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं ना, दोबारा से फिर से लोग तेल की तरफ, ऑलिव ऑयल की तरफ जा रहे हैं, तिल तेल की तरफ जा रहे हैं, वाला बात है। फिर यहीं पर हम एक बात और करेंगे कि एक होता है निकृष्ट, सबसे बेकार स्थावर स्नेह कौन सा होता है, तो वो होता है कुसुम स्नेह। क्या होता है, सड़कों पर क्लास नहीं होते मोहम्मद एजाज। आप बेटा कैमरा ऑफ कर लीजिए। कहाँ थे हम, है ना, कुसुम स्नेह। इसी को सर्वदोष प्रकोपणम भी बोला गया है, सर्वदोष प्रकोपणम। एक जगह हम लोग निकुंभ पढ़ेंगे, ठीक है, निकुंभ पढ़ेंगे विरेचन के लिए। आपको मैंने 4 चीजें बताई थी, पढ़िक वैश्या श्रुत वेद पाठी इत्यादि। जब इनको दोषों की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है तो कैसे ठीक होता है, इस तरीके से ठीक होता है, हम बाद में बात करेंगे। पर ध्यान रखना, 2 अलग चीजें हैं, कुसुम अलग है, निकुंभ अलग है। यहाँ कुसुम की बात चल रही है केवल। तो कुसुम बसने क्या है, सर्वदोष प्रकोपणम है, ये इतना निकृष्ट होता है कि इसके सेवन मात्र से चीजें बिगड़ जाती हैं, तो सारे दोषों का प्रकोप हो जाता है, बात पित्त कफ सभी दोषों का प्रकोप हो जाता है। तो ये निकृष्ट बताया गया है क्या, कुसुम बसने। ये आपको द्रविड़ वाले में हम बताएंगे कैसे क्या करना है इसमें। एक चीज हमें याद रखेंगे कि जो सर्वदोष प्रकोपणम वाली बात है वो प्रज्ञा अपराध के लिए भी बोली गई है, प्रज्ञा अपराध के लिए, ठीक है। प्रज्ञा अपराध करने से भी सर्वदोष प्रकोपित हो जाते हैं, वहां तो शारीरिक और मानसिक सभी दोष प्रकोपित हो जाते हैं। तो हमें ये बात याद रखना। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोग चाहे ऊपर मार्जिन पे लिखते रहिएगा या पेंसिल से लिखते रहिए, आपके अपनी चॉइस है, आप कैसे करते हैं मैनेज। हम जांगम की तरफ बढ़े, अगर कुछ छूट जाता हूँ मुझे याद दिला दीजिएगा, बहुत छूट गया थोड़ा रुक गया, ये धीरे बोलिए, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गौघृत है, जांगम, अगर हम एनिमल ओरिजिन की बात करें तो गौघृत को यहाँ श्रेष्ठ बताया गया है। और निकृष्ट किसे बताया है, आवी सर्पी को, यानी कि जो भेड़ का घी है, जो भेड़ का स्नेह है,
उस आविसर्पी को निकृष्ट बताएगा, अहिततम बताएगा। ये सब बात हम चरक सूत्र 25 में और डिटेल में देखेंगे। निकृष्टतम, ठीक है। उसको क्या बोला गया? अहृदया नाम बोला गया है। अहृदया नाम, अहृदया नाम, यानी कि मन को ही अच्छा नहीं लगता है, इसका टेस्ट बहुत खराब होता है, ये किसी प्रकार से अच्छा नहीं है, तो आविसर्पी को निकृष्ट बोला गया और अहृदया नाम बोला गया है। इसका रेफरेंस चरक सूत्र 25 में हम वहाँ पढ़ेंगे, जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें बताई गई वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पर स्नेन के रेफरेंस में बात यहाँ बता दी गई है आपको। बताओ यहाँ तक मसला सॉल्व है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? जी सर। ओके, फिर हम एक लाइन आती है, आपको ना जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तब आपने देखा होगा, हमको इस बात याद रखनी है कि सभी प्रकार, मैंने क्वेश्चन भी लिखाया था इस बारे में, कि सभी प्रकार के स्नेहों में, सभी प्रकार के स्नेहों में कौन श्रेष्ठ होता है? बताओ, सभी प्रकार के स्नेहों में कौन श्रेष्ठ होता है? चतुस्नेह। हाँ, अभी भी देखो कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, हम तिल तिल नहीं बोलेंगे। मैंने यहाँ सभी स्नेह की बात करी, मैं स्थावर और जांगम की बात नहीं कर रहा, तो इसका आंसर जाएगा हमेशा चारों स्नेह, घृत, तेल, बसा, मज्जा। क्वेश्चन को बहुत ट्रिक से पकड़ना है एग्जाम में। अगर वो पूछ रहा है इन चारों में कौन श्रेष्ठ है, तब हम अलग बात बोलेंगे, और सभी स्नेह में कौन श्रेष्ठ है, तो चारों श्रेष्ठ है। तो ये बात आपको याद रखनी है, आंसर जाएगा इसका चतुस्नेह, चारों स्नेह। ठीक है, ये सब आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक कुछ छूटा तो नहीं है इसमें, गुण सारे हो गए। हाँ, इसमें चीज ध्यान रखना गुण में, कि यहाँ पर ध्यान देना, उष्ण गुण नहीं है, उष्ण गुण यहाँ पर नहीं है। जबकि जो तेल होता है वो उष्ण होता है, वो स्नेहन में ही आता है, लेकिन यहाँ उष्ण गुण नहीं दिया हुआ है इन गुणों की व्याख्या में, ये आपको याद रखना है। कुछ चीजें और मैं बता देता हूँ, फिर इसके बाद चार्ट बनाऊंगा। याद रखना कि सभी स्नेहों के पश्चात, हम सभी स्नेहों के पश्चात, यानी घृत, तेल, वसा, मज्जा, चारों के सभी स्नेहों के पश्चात उष्ण जल अनुपान के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि उष्ण तो शुद्धि कर देता है। अगर कोई भी चिकनाई चिपक भी जाएगा हमारे घट में, तो उष्ण तो शुद्धि कर देगा, तो उष्ण जल को हम किसी भी स्नेह के पश्चात हम ले सकते हैं। बाकी सब में अनुपान अलग अलग बता दिया है, किसी में यूष बताया है, किसी में मंड बताया है, लेकिन उष्ण जल सब में चलता है कुछ ना हो तो। लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट भल्लातक तेल, क्योंकि उष्ण भी होता है, भल्लातक विष है, आप लोग जानते हो, और तुगरक तेल। इनके बाद हमेशा हमें शीतल जल का अनुपान करना है। कैसा शीतल जल का अनुपान? ठीक है बेटा, ये पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, मैं कहूँ कि अगर सभी प्रकार के स्नेहों में घृत, तिल, वसा, मज्जा श्रेष्ठ हैं, तो लेकिन इन चारों में कौन श्रेष्ठ होता है? व्रत। इन चारों में घृत श्रेष्ठ होता है, और क्यों होता है? क्योंकि ये संस्कार अनुवर्तनात् होता है ना, संस्कार, संस्कार अनुवर्तनात् होता है। ये दूसरों के गुणों को धारण करके तीनों दोषों पर काम कर सकता है, वात, पित्त, कफ, इसलिए ये श्रेष्ठ होता है।
इसलिए ज़्यादातर मेडिसिन जो है तेल में मूर्छना करके बनाई जाती है, सॉरी घृत में मूर्छना करके बनाई जाती है, और कुछ तेल में भी बनाई जाती है, ठीक है? आपको याद रखना है। और आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पर उनके गुण-धर्मों की बात चलती है। कहते हैं कि जो घृत होता है ना? घृत के बारे में बात करते कहते हैं, जो घृत होता है, वो अपने स्निग्ध गुण के कारण वात का शमन करता है। वो अपने मधुर गुण के कारण पित्त का शमन करता है, और वो अपने कफ गुण का जो शमन करता है, वो संस्कार से करता है। चूँकि घृत के तुल्यधर्मी है कफ, तो तुल्यधर्मी कफ का नहीं कर सकता, है ना? यानी कि कोई भी बाबू जो होता है, वो कभी बाबू से रिश्वत नहीं माँगता है, और इसमें दोनों बाबू इंक्लूड हैं, सोना बाबू वाले और वो वाला बाबू भी। तो कोई तुल्यधर्मी अपने वाले को नहीं मारता है, अपने स्टाफ को छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कर पा रहा है घृत, इसलिए श्रेष्ठ है ना, ये किसी को भी भेदभाव नहीं कर रहा है किसी के साथ। और जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, जो तटस्थ भाव से जीता है, जो निष्पक्ष रहता है, वही तो श्रेष्ठ होता है ना? तो इसलिए ये संस्कार से क्या कर लेता है, कफ जो उसका तुल्यधर्मी जो इस जैसे नेचर वाला है, वो भी शीत है, वो भी मधुर है, वो भी गुरु है, वो भी स्निग्ध है, तब भी इसको अगर जीत पा रहा है तो किसी वजह से, संस्कार की वजह से। मैंने आपको बताया था, इस पे एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन बनता है, एआर वाला क्वेश्चन बनता है। इसको बात हम लिखवा चुके हैं कॉपी पे। जब भी श्वेता के एग्जाम हो जाएंगे तो वो आपको मैं सार्वजनिक सार्वजनिक कर दी जाएगी वो बुकलेट, जिसमें क्वेश्चन हम बनवाते रहते हैं, ठीक है? हाँ, एक चीज़ मुझे क्वेश्चन से याद आई, आप एक चीज़ याद रखिएगा। 11, 10, 9, 10, 11, 12। मैं आपको चरक सूत्र 9 पढ़ा चुका हूँ कि नहीं पढ़ा चुका, ये बताओ पहले? जी बॉस। ठीक है। आप सभी लोग कल मुझे चरक सूत्र 9 से 5-5 प्रश्न बनाकर मुझे टेलीग्राम वाले चैनल पे भेजोगे, ठीक है? अपने तरीके से बनाओगे 5-5 प्रश्न, और मैं बनाऊँगा एसेंशियल रीजन वाले और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, और चरक सूत्र 9 केवल। और आपका संडे को टेस्ट है, इसी टाइम पर होगा, और करीब-करीब उसमें 20 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, ठीक है? ये आप ध्यान रखिएगा। कल रात 10 बजे तक मेरे पास 5-5 क्वेश्चन हर किसी की तरफ से आ जाने चाहिए। जो लोग आस-पास साथ में रहते हैं, कोशिश करेंगे रिपीट ना होना, क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, ये टेलीग्राम में मत भेजना, मुझे तुम पर्सनल भेजना, ठीक है? वो तो मतलब ही नहीं रहेगा, मुझे पर्सनल भेजना, टेलीग्राम में मत भेजना। यहाँ हो गई बात, हम क्या बात कर रहे थे? क्या बात कर रहा था इससे पहले मैं? तो याद दिलाओ फटाफट से। इसका जो घृत होता है ना, वो भेदभाव नहीं करता किसी से। हाँ, ठीक है? तो संस्कार से जो है ये कफ का शमन करता है, ऐसी बात हमने कर ली थी। एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन याद रखना, एक घृत जैसा संस्कार अनुवर्तन करता है। संस्कार तो बहुत चीज़ों से हो सकता है, जनरली हम लोग सरसों तेल से करते हैं। घृत जैसा संस्कार अनुवर्तन करता है, वैसा कोई स्नेह नहीं करता, वैसा कोई स्नेह नहीं करता है। कोई रीजन बताएगा कौन नहीं करता है? कौनो व्यक्ति हमको इसका रीजन बताएगा? ऐसा क्या इसमें अलग है जो हम कह रहे हैं कि वैसा कोई नहीं करता, जैसा मेरा वाला अलग है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बताओ मुझे? योग वायु। हाँ, और बता, थोड़ा हिंदी में समझाओ। सर क्योंकि अपने तो गुणों फिर को नहीं हाँ, छोड़ता ये और अपने दूसरों गुणों को को लेता नहीं है। छोड़ता, है ना? अपने गुणों को नहीं छोड़ता, दूसरों गुण लेना सबको आता है। ये तेल भी कर लेता है, बहुत से लोग कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छे लोग होते हैं जो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ते हैं। आसमान तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन एक पैर ज़मीन पे रखते हैं। ऐसा ही कुछ घृत करवाता है, तो अपने गुणों को नहीं छोड़ता।
वो क्लब जाता है तब भी मन में अध्यात्म रखता है। वो डिफ़ॉल्टर के साथ बैठता है तब भी अपनी गरिमा का ध्यान रखता है। तो वो ऐसा घृत भी कर पाता है। तो इस तरह की बातें हम लोग याद रखेंगे। बागवट ने एक बात बोली है, फिर बागवट की बात बाद में बताऊँगा, चरक ही बता देता हूँ मैं। चरक सूत्र 27वां चैप्टर जो है आपका अनुपान वाला, उसमें एक बात कहते हैं। कहते हैं कि तेल संयोग संस्कारात् सर्व रोग अपहमतम। ये तेल संयोग और संस्कार से सर्व रोगों को हरने वाला होता है। ठीक है, इसके अंदर भी औषधियों के गुणधर्मों को अपने में आत्मसात करने की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसी बातें अगर वो यहाँ पर एग्जाम में इस तरह डॉट 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 बना दे और यहाँ से मिटा दे, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये चारों ही ऑप्शन है, गलती से लिख गया है। तो मुझे बताओ इन चारों में से क्या आंसर लिख के आओगे आप लोग? अच्छा घृत। है ना, तेल ही लिखे आओगे, फिलहाल कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आप इसको अलग से और ऐसे जिस इसी फॉर्म में लिखना है आप लोग, ठीक है, जैसे आपको याद रहेगा क्वेश्चन है ये। आप स्टेटमेंट के तौर पर मत लिखना, और यहाँ पे आप आंसर बाद में लिख लेना तेल। तो आप इसे घृत से कंफ्यूज मत होना। घृत का श्लोक अनुवर्तनात् वाला है, ना कि सर्वरोग अपहतम वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात कर रहा था बागवट की। मेरी उन मैम से बात हो गई है, तो वो आपको जो है द्रव्य गुण पढ़ाएंगी, और साथ में चरक निदान शुरू होने वाला है आपका, साथ में चरक निदान, जिसमें आपकी पूरा रोग निदान पैथोलॉजी निपटा दी जाएगी। तो ये आपके पैरेलल सब्जेक्ट चलेंगे। और अष्टांग हृदय शुरू होने वाला है, डॉक्टर विजय पाठक पढ़ाएंगे आपको अष्टांग हृदय। आप ये गलती कभी मत करिए कि हम तो 22 बैच के हैं, हमको ये सब पढ़ने की क्या ही जरूरत है, अष्टांग हृदय कौन पढ़ता है, ये सब मत करिएगा। ठीक है, अगर आप विजन बड़ा लेके चल रहे हैं तो इस क्लास में रहिएगा। पढ़ने से कतराते हैं, केवल अल्प सुख देखते हैं, कुछ दिनों का सुख देखते हैं, तो यहाँ मसला बिगड़ जाएगा। ठीक है, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, बस 1 घंटा समर्पित कर दीजिए आयुर्वेद के लिए। बाकी दिन भर आप क्या करते हैं आप जाने, आपका काम जाने, हमें क्या लेना देना। ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सजग होकर बैठिएगा, अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आपको बता रहा था बागवट जी के बारे में। तो बागवट जी एक बात कहते हैं घृत के बारे में, कहते हैं कि माधुर्य अविदाही जन्माद शशिधरा। ठीक है, कह रहे हैं कि मधुर और अविदाही होने से घृत जो है शीलन करने योग्य होता है। घृत कैसा होता है? शीलन करने योग्य है, अभ्यास करने योग्य है। और कब से? कहने जन्माद्य, जन्म से लेकर, यानी बच्चे को भी आप घृत का सेवन करा सकते हैं जन्म से। ठीक है, बिकॉज वो माधुर्य अभिदायी होता है। ये एसेसन रीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा, कथन पूछेगा कि घृत जन्म से सेवन योग्य होता है। रीजन देगा इसका, कारण क्या देगा?
क्योंकि वह मधुर और अभिधाई होता है। आंसर जाएगा इसका ए। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन को जस्टिफाई करता है। इसका आंसर में से ए जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेम होगा तब भी आंसर ए जाएगा, मैं भी गारंटी लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जामिनर का क्या मूड होता है, थोड़ा हम आइडिया लगा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आगे की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ 4 चीजें हैं। तेल, वसा, मज्जा और सरपे यानी घी। तो चरक विमान 8 में एक ऑर्डर बताया गया इनका, कि अगर हम इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो ये वात कफज विकारों में अच्छा काम करते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो ये पित्त विकारों में अच्छा काम करते हैं। कहने बहुत सी तो ठीक है, पर हमें याद आ पाएगा क्या एग्जाम में? हम याद कैसे करेंगे, रिकॉल कैसे करेंगे? मुद्दा तो ये है ना, ऐसे तो किताबों में लिखा ही हुआ है सब कुछ। तो हमको थोड़ी सी एक बात याद रखनी है, एक ट्रिक याद रखनी है। ग्रहमवती, ग्रहमवती जैसे कलावती होती है, लाजवती होती है, वैसे ही आप लोग ग्रहमवती याद रखना। अब इतना तो आप भी जानते हो, ना समझ नहीं हो, कि अगर मैं कहूं कि पित्त, इन चारों में से पित्त की सबसे अच्छी चिकित्सा कौन कर सकता है, तो क्या नाम लोगे आप में से? घृत, मज्जा, वसा या तेल? जल्दी बताओ, पित्त की चिकित्सा घृत। कौन कर सकता है ना? तो बस समझ जाओ, घृमवती में हम जब पित्त घृत। विकारों को करेंगे तो हम यो चलेगा, ऑर्डर यो चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि घृत श्रेष्ठ है। और बात और कफ की कौन कर सकता है, या बात ही पकड़ लो कम से कम, तुम जानते हो तेल कर सकता है, तो हम ऑर्डर यो चला देंगे। बस आप घृमवती याद रखोगे तो तीर बनाना तो अपने आप आपको आ ही जाएगा, और एग्जाम में आपका आंसर सही चला जाएगा। बस घृमवती वाली ट्रिक याद रखना आप। बताओ, यहाँ तक मामला ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? आज मृत्युंजय नहीं है क्लास में। आज मैंने क्लास में इतना समझाया, लेकिन ये मृदुल वाला बैच बहुत खतरनाक बैच है। इतने गंदे मार्क्स आने के बाद भी ये हाल। चलो ठीक। और क्या, टेस्ट तुम लोग भी दोगे? तुम्हारे सिलेबस में क्या है पता है ना तुमको? चरक सूत्र 1 से लेकर 12 है कि नहीं है तुम्हारे सिलेबस में? तो फिर बेटा हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बताओ, मुझे आज्ञा दो। जी सर। क्या जमाना आ गया है, बच्चों से आज्ञा लेनी पड़ रही है। एक जमाना था कि लोग अंगूठा काट के दे देते थे, आजकल बच्चे काट के चले जाते हैं। आगे कुछ आगे की बातें करते हैं इसी संदर्भ में। यहाँ बात करते हैं कुछ लोग एरंड तेल की। कुछ चर्चा कल एरंड तेल की। एरंड तेल बड़े देर से कह रहा है कि सब बात तिल तिल की जा रही है, घृत की जा रही है, हमारा लेकिन नाम ही नहीं ले रहा है। तो हमने कहा चलो नाम ले ही लेते हैं। तो याद रखिएगा,
इसमें उष्ण, कटु और गुरु गुण होता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, छोटी ए से ऐनक होती है, क्या होती है? छोटी ए से क्या होता है? एड़ी। छोटी ए से एड़ी होती है, और ये बात हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? यूकेजी में पढ़ते हैं। यूकेजी में पढ़ते हैं सब बातें। तो एरंड तेल के बारे में ये बात ध्यान रखना कि इसमें यूकेजी वाले गुण होते हैं, उष्ण, कटु और गुरु। कंफ्यूज नहीं होने का एग्जाम में, ऑप्शन देखो तो। और इनके गुण धर्मों को देखकर हम आराम से कह सकते हैं कि भाई ये तो वात कफ नाशक होता है। पहली बात तो तेल है, वहीं से पकड़ लेंगे। बाकी उष्ण कटु देख के समझ सकते हैं कि वात कफ नाशक होता है, गुरु को देख के। लेकिन फिर एक बात है एरंड तेल के बारे में, परंतु कषाय, मधुर और तिक्त रस युक्त यदि जो द्रव्य हैं, यदि उनसे सिद्ध कर दें इस तेल को, एरंड तेल को, तो ये पित्त का भी शमन कर देता है। यानी कि हम कह पाए तो ये त्रिदोष शामक हो जाता है उस कंडीशन में। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको इसके अंदर? कितने बढ़िया क्वेश्चन है, 2-3 एरंड तेल के अंदर ही अंदर। कि यदि हम इसे मस्त रसों से सिद्ध कर दें, द्रव्यों से, तो ये पित्त का भी शमन करने लग जाता है। इसका मतलब ये त्रिदोष शामक हो जाता है। बिल्कुल घृत की तरह, जैसे घृत भी संस्कार अनुवर्तन से कफनाशक द्रव्यों के द्वारा सिद्ध किए जाने पर कफ का भी शमन करने लग जाता है, वैसे ये एमएसटी, मधुर, कषाय इत्यादि द्रव्यों के द्वारा सिद्ध किए जाने पर पित्त का भी शमन करने लग जाता है, अर्थात त्रिदोष शामक हो जाता है। बताओ, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। जी सर। देखो, मैं अपने जैसे बुद्धिहीन लोगों के लिए बारे बारे में बातें करूं तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं याद होता हो तो देखो, घृत तो तेल याद ही रखना है। घृत का तो पित्त शामक याद रहेगा आपको। पित्त का मतलब अग्नि होता है, और जहाँ जल जाते हैं वहाँ घी लगाते हैं, सब जानते ही हो। पहले घी डालने से आग बढ़ जाती है, पर आग, घी ही आग को शांत भी कर पाता है, उसकी जलन को शांत भी कर पाता है। मतलब जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है वही तो हमें सबसे ज़्यादा डांटता है। जो हमें घाव देते हैं अक्सर वही हमें मरहम देते हैं, क्योंकि वही जानते हैं कि हमें चोट कहाँ और कैसे लगती है। ऐसा ही घृत के साथ है। घृत जलाता भी है, अग्नि को बढ़ाता भी, और यही पित्त का शमन भी करता है, अग्नि को शांत भी करता है, दाह जलन को शांत भी करता है। सर्जरी में देखेंगे बहुत सारी चीजें पित्त के, और भी रोपण इत्यादि गुणों के बारे में चर्चा करेंगे जब हम सर्जरी या शल्य शास्त्र पढ़ रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पर ये बातें करते हैं। ऐसे याद रखना कि पुराने जमाने में जो तेल था ना, तेल तेल बड़ा अनमोल होता था, क्योंकि तेल ही रात होते ही, आजकल तो ट्यूबलाइट जलती है ना, पहले नहीं थी ना भाई। पहले ना सोलर एनर्जी यूज होता था। तो ये तेल के जो ड्रम और बक्से भरे रहते थे, इन्हीं में से तेल निकाल निकाल के रात को जो है दीपक जलाए जाते थे और रोशनी की जाती थी। राजमहलों से लेकर जो है गरीब की झोपड़ी तक यही सहारा होते थे, यही प्रकाश की उम्मीद होते थे अंधेरे में। इसलिए ये बड़े मूल्यवान होते थे। इसलिए इनको कहाँ रखते थे हम लोग? बक्सा में रखते थे। कहाँ रखते थे हम लोग? बक्सा में रखते थे। कह सकते हैं वक्सा। क्या मैं इसे पूरा कर दूं तो हम कह सकते हैं वक्सामक। ठीक है, ना याद हो पाए किसी को तो मैं बता रहा हूँ, वो ये भी भूल जाओगे कौन सा शामक होता है, इसलिए बस। वरना ये तो बहुत सरल सी चीजें हैं, तो सब याद हो ही जानी चाहिए। खैर चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ी सी बात स्नेहपान की कर लेते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि अति उष्ण और अति शीतकाल में, और ये सभी के लिए लागू होती है ये बात, सिर्फ स्नेहपान के लिए नहीं होती है। अति उष्ण और अति शीतकाल में, अति उष्ण और अति शीतकाल में क्या करना चाहिए? स्नेहपान का निषेध किया गया है, बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। इवन किसी काम को नहीं करना चाहिए जब अति हो रही हो। अति उष्ण और अति शीतकाल में
बाइफरकेशन नहीं जानना चाहिए, अति शीत, अति उष्ण काल में किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, दोस्ती नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस काल में तो चिल करना चाहिए और रात को 10 से 11 वाली क्लास करनी चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? ये भी तो जाने क्या करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वात पित्त की अधिकता अगर है शरीर में और ऊपर से उष्ण काल है, गर्मी है, इन कंडीशन में कोशिश करें कि रात्रि में स्नान पान करें। ठीक है, रात्रि में स्नान पान, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, यानी कि दिन में स्नान पान कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, तो कह रहे हैं कि भैया पकाओ मूर्छा हो जाती है। क्या हो जाती है? पकाओ मूर्छा। बोले ये क्या बात है? तो कह रहे हैं पिपासा, यानी कि प्यास बहुत लगती है, कामला, उन्माद और मूर्छा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। विपर्य कर लेने से, स्नान पान में विपर्य कर लेने से आखिर कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं? तो पकाओ मूर्छा उत्पन्न हो जाती है यदि हम दिन में। आपने देखा होगा हम बोर कब होते हैं? क्या बोर हम रात को होते हैं या दिन में होते हैं? दिन में। तो यार है ना, दिन में पी लेने से ऐसा हो जाता है कि पकाओ मूर्छा हो जाती है, हम पक जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं। पकाओ मूर्छा ऐसे कुछ याद रखना हल्के से, तो आपको याद रहेगा। और चार्ट बताऊं कि नहीं? चलो एक चीज और लिखवा लेते हैं तो बताते हैं, इसको पूरा कर लें पहले। हम्म 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 हम्म। और कलर नहीं है इसमें। कि यदि दूसरी कंडीशन में बताई गई है, यदि कफ की अधिकता हो, कभी कफ की अधिकता हो और शीतकाल हो, यानी कि मौसम थोड़ा ठंडा हो और कफ भी बढ़ा हो शरीर में, दोनों एक ही बातें हैं, तो भैया दिन में स्नान पान करना चाहिए। सीधी बात है, जब ठंडा है तो दिन में करो ना सूरज की रोशनी में, फिर रात में क्यों करना, और ठंडी लग जाएगी। दिन में स्नान पान करना चाहिए, क्योंकि शीतकाल में तो वैसे भी रात जल्दी हो जाती है, तो दिन में ही कर लेना चाहिए। कोई भी काम दिन में कर लेना चाहिए, दिन मुदने के बाद तो नहीं करना चाहिए। अन्यथा क्या होता है? भैया चलिए खाना खाते हैं, उधर जाना भी है, लेकर गया। अरे आनंद, आपका माइक खुल गया है। ये पंखा दिए तो है यार वो लोग। आनंद, ए सुनो, हे भंते, अब किस मराओगे, हे किस आनंद, मराओगे तो बताओ। नहीं यार, ऐठना होता है उसको। मोहित फोन करो जरा से। करोगे के? अरे आओ आओ, चलो कर लेना। वो खाना खिलाओ भाई मेरे। अब किसी को आवाज आ रही है क्या आनंद की? ठीक ठीक ठीक, रिकॉर्डिंग खराब कर दी इसने। कोई बात नहीं, कट कर देना अपना। तो कहाँ था यार मैं? हाँ, अन्यथा बता, दिन में स्नान पान करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे और रात्रि में कर लेंगे, है ना, और ऐसा ना करके अगर रात्रि में कर लेंगे तो क्या हो जाता है? वो आना हो जाता है, पेट फूलने जैसी घटना है, अरुचि हो जाती है, भूख न लगना, एनोरेक्सिया, स्टूल उत्पन्न हो जाता है, पेट दर्द हो सकता है और पांडु की उत्पत्ति होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कामला कहाँ हो रही थी? कामला हो रही थी जब दिन में पान कर रहे थे, जहाँ रात में करना चाहिए था। और पांडु कहाँ हो रहा है? जब हमें दिन में करना चाहिए और रात को कर रहे हैं। ठीक है,
एक हमारी मान लो दोस्त है, इसका नाम मान लो रुचि है, उसका नाम है रुचि पांडे। हम उससे कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि जब ठंडी का मौसम हुआ करे तो रात बिरात ये जब ये सब मत चिकनाई खाया करो तुम, जो स्नेहन वाली तेल वाली चीजें। तो नहीं मैं तो खाऊंगी। तो हम उससे कहेंगे कि खा लो भैया, फिर मत आना, फिर मत आना रुचि पांडे, फिर मत आना रुचि पांडे, शूल लेके, क्योंकि रात में हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, नींद खराब नहीं करेंगे। फिर मत आना रुचि पांडे, शूल लेके आना, अर्ची पांडु और शूल, ये समस्त व्याधियां इसमें हो जाती हैं। बस एक चीज जरूर याद रखना कि हाँ, जहाँ भी जो कफ की अधिकता बताई ना, आचार्य सुश्रुत यहाँ पर कफ की जगह पर वात कफ की अधिकता बोलते हैं, कंडीशन ये बताते हैं। चरक की तरह कफ की अधिकता ही ना बोलकर वो पूरा वात कफ की अधिकता बोलते हैं। थोड़ा समय लो समझने के लिए, पचाओ बात को। मैंने क्या बात बोली ऊपर से नीचे तक, मैंने शुरुआत यहाँ से करी थी, 2 कंडीशन बताई थी, अति उष्ण और अति शीत में तो निषेध है ही है। यदि वात पित्त की अधिकता है, मौसम गर्म है, तो भैया रात में करो, चूंकि रात ठंडी होती, चांदनी रात होती है। खैर क्लाइमेट चेंज की वजह से तुम लोगों ने रात भी ठंडी नहीं छोड़ी है, पर मान लेते हैं कि रात ठंडी होती है। और अगर तुम दिन में ऐसा कर लोगे तो तुमको ये 4 रोग हो जाएंगे: पकाऊ, मूर्छा, पिपासा, कामला, उन्माद, मूर्छक। कामला जॉन्डिस को कहते हैं, आगे सब पढ़ेंगे डिटेल में, कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि यदि कफ की अधिकता हो और मौसम हो ठंडा, तो दिन में कर लो ना, ठंड है तो दिन में निपटा लो, सूरज निकला हुआ है। रात्रि मत करना, अन्यथा क्या हो जाएगा, आना अरुचि शूल और पांडु, फिर मत आना ऋषि पांडे शूल लेके। बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आई आपकी, नहीं आई? जी सर। ठीक जी बॉस। कुछ कुछ दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर? जी सर। तो बस वो इधर कर लो, ठीक है चलो। ओ ये तो इसके ऊपर आ गया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो मिटा देते हैं इसको। ये एक चार्ट है, चूंकि लिखने में टाइम बर्बाद होता तो हम यहाँ से निपटा लेते हैं। एक 2-3 पेज में चरक में दे रखा है, आपको इसी चार्ट में सब कुछ आ जाएगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं, उन सबकी बातें करेंगे। चतुर्स्नेह का डिटेल में वर्णन किया गया है। घृत है, तेल है, बसा है और मज्जा, ये चारों के चारों स्नेह दिए हुए हैं। कब कब इनका सेवन है तो बता रहे हैं कि ये शरद ऋतु में, ये प्रावट में, ये माधव यानी कि वसंत में, और मज्जा भी माधव और वसंत में सेवन करना चाहिए। अच्छा, ट्रिक बनाने वाले अचार कैसे बनाते हैं? एसपीएम, बस इसकी कोई खास जरूरत नहीं है यार, सिंपल सी बात है ना। याद रहेगा, माँ से मज्जा, माँ से माधव, और बसा तो मज्जा की दोस्त है तो ये भी माधव ही रहेगा, वसंत ही रहेगा। या फिर वाह से वसंत, तो वाह से वसा भी याद कर सकते हो। तेल सबको पता है कि वात का शमन करता है, और वात का प्रकोप कौन सी ऋतु में होता है? वर्षा। वर्षा है, वर्षा है ना, वर्षा प्रावट ऋतु में होता है, तो यहाँ सिंपल सी बात है, प्रावट में करेंगे। ऐसे पित्त का प्रकोप भी शरद ऋतु में होता है,
और शरद का शमन कौन करता है? घृत करता है, इसलिए ये घृत भी शरद ऋतु में ये अपने से याद हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। लेकिन अष्टांग हृदय शरद न कह के इसे वर्षांत कहते हैं, बात यही है यार। जब वर्षा का अंत होता है तभी तो शरद की शुरुआत होती है, मतलब एक ही है, बस चीज़ों को कहने का तरीका अलग है। वर्षांत है। कोई किसी से ये कहे कि मैं ज़िंदगी भर तुमसे ज़ुल्म करूँगा, या कोई ये कह दे कि आई लव यू, बात एक ही कही गई है, बस कहने का तरीका अलग है, कान को घुमा के पकड़ा गया है। तो ऐसे यहाँ वर्षांत कह लो या शरद कह लो, बात तो एक ही है। ठीक। इनके अनुपान की बात, कई क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको पहली बात कि सारों में हम उष्ण जल का अनुपान कर सकते हैं एक्सेप्ट 2। नाम बताओ कौन से थे वो? कौन से 2 तेल थे जिसमें हम उष्ण जल का पान नहीं कर सकते? है ना, भल्लातक तेल और तुबरक तेल, ये हमने बात करी थी। बाकी सब में उष्ण जल कर सकते हैं, और हम स्पेशल याद करें तो देखो घृत का तो उष्ण जल रहेगा ही रहेगा। तेल में हम यूज का अनुपान ले सकते हैं, बसा में मंड का और मज्जा में भी मंड का। माँ से माधव, माँ से मंड याद कर सकते हो आप ऐसे, या ऐसे याद कर सकते हो कि मंड बहुत हल्का होता है, चावल का पानी होता है, और ये बहुत हैवी होता है, तो हैवी के साथ थोड़ा हल्का चलेगा। हम हर चीज़ की ट्रिक नहीं बना सकते, बहुत लोड हो जाएगा दिमाग पर। हमें और भी चीज़ें याद रखनी होती हैं, हमें याद रखना होता है हम किससे नफरत करते हैं, किससे बदला लेना, बहुत चीज़ याद रखनी पड़ती है हमें, तो हम सब कुछ याद नहीं कर सकते, तो इसलिए ट्रिक नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट याद रख लेंगे कि ये तेल का क्या है, यूज है। ठीक। और ये बसा मज्जा हैवी होते हैं, तो चावल का पानी भी पिया जा सकता है इसके बाद, या माँ से माधव, माँ से मंड भी याद कर सकते हो, जैसे आपको याद होता है, पर घृत का तो उष्ण जल आपको याद रखना ही है। आइए इनके गुण कर्मों की बात करें अगर हम, तो जो घृत होता है, बात पित्त शामक होता है, पहले हम बात कर चुके हैं, और कफ का भी शमन कर देता है यदि संस्कार अनुवर्तन हो, कफ शामक द्रव्यों से सिद्ध करके यदि इसे उपयोग किया जाए तो ये कफ का भी शमन कर देता है। रस शुक्र ओजशाम हितम, ये रस से लेकर शुक्र और शुक्र और ओज धातुओं के लिए बड़ा हितकारी होता है। स्वर और वर्ण का प्रसादन करता है, आवाज अच्छी होती है अगर शरीर का स्नैन होता रहे घृत से, कलर निखर के आता है बिल्कुल मेरी तरह, मजाक कर रहा हूँ यार। निर्वापण मृदुकरम, हीलिंग फैक्टर है इसके अंदर, हीलिंग करता है, प्रसाद करता है, प्रसन्न करता है, आह्लादन करता है शरीर में। निर्वापण करता है मृदुकरण, सॉफ्टनेस, मॉइस्चराइजर की तरह काम कर रहा है। चक्षु कामा, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। त्रिफला घृत, कौन सा घृत? त्रिफला घृत। पुष्टि कामा, शरीर को पुष्ट करता है। प्रजा कामा, इनफर्टिलिटी में अच्छा काम करता है। हम ये सब चीजें देखो, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है रटनी पड़ रही है, जब आप काय चिकित्सा पढ़ लोगे फाइनल प्रॉप में, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, वहाँ डिटेल में बताई गई हैं, अभी आपको छोटा सा लग रहा है। जैसे कि नर्सरी में बच्चे को एबीसीडी बहुत बड़ी बात लगती है, उसे क्या पता कि जब वो थर्ड क्लास में पहुंचेगा या फिफ्थ क्लास में पहुंचेगा तो उसके से सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, और उसकी एबीसीडी तो बाएं हाथ का खेल है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। प्रजा कामा है, आयु प्रकश कामा है, उम्र बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। दीप्ति, किसका दीपन कर रहा है भाई? ओज, ओज के लिए अच्छा है। स्मृति मेधा के लिए अच्छा है। अग्नि के लिए, बुद्धि इंद्री वलार्थन, सबको ये अच्छा करता है। क्वेश्चन याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपको स्मृति मेधा और बुद्धि, धीर धृति स्मृति को याद रखिएगा, ओज को याद रखिएगा। वैसे भी आपको याद रहेगा, घृत श्रेष्ठ होता है तो श्रेष्ठ कर्मों में यूज होता है, इसमें बहुत ज्यादा रटने वाली चीजें नहीं है, ठीक है? जहाँ रटने वाले होंगे खुद बता दूंगा मैं। यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं, ये केवल और केवल चरक सूत्र 13 में नहीं दी हुई है, काफी जगह दी हुई, तो मैंने सब जगह से उठा के यहाँ पर पटक दिया है, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे, आपको कई संहिताएं खोलने की जरूरत न पड़े। दाह, शस्त्र, विष, अग्नि, पीड़ता, ठीक है? ये दाह को शांत करने में, शस्त्र, विष और अग्नि, इन तीनों से पीड़ित होने पर घृत ही काम आता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा गया, पर मेरा फेवरेट है, ये पूछा जाना चाहिए। सुश्रुत यहाँ पर हीन बुद्धि में इसका उपयोग बता रहे हैं, घृत का। मैंने बता दी, जहां बुद्धि स्मृति मेधा आ जाए घृत ही लगाना, आंख बंद करके घृत लगाना है।
आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें। सारस्वत गद्य पढ़ेंगे, बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। और विषार्थ, यदि कोई विष का रोगी है, वो विष किसका भी हो सकता है, वो विष ततैया का हो सकता है, बिच्छू का हो सकता है, सर्प का हो सकता है, या विष उसका भी हो सकता है जिससे हमने विष की कभी उम्मीद नहीं की थी, वो भी हमें विष दे सकता है। बस कोई भी हो, लेकिन आप विषार्थ में घृत ही लगाओगे, घृत अच्छा काम करता है इसमें। ठीक है, आज हमने काफ़ी कंटेंट ले लिया है, हज़म करने में दिक्कत होगी, तो आज हम क्लास यहीं रहने देते हैं, क्योंकि कल हमें फ्रेश माइंड से तेल, वसा, मज्जा के गुण धर्मों को धारण करना है अपने मस्तिष्क में, जिससे एग्ज़ाम में हम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो आज हम यहीं रहने देते हैं। कल दोबारा से मैं घर से शुरुआत करूँगा, क्योंकि आज मैंने घर थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया है। ठीक?